हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम गेट जनरल पास पेपर जो कि 19 मई 2023 को कंडक्ट हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस कैटेगरी ए से लिए गए हैं, लेकिन क्या कैटेगरी बी और सी कैटेगरी को भी इस वीडियो को देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि एनटीएस के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। कभी कभी ए कैटेगरी वाले क्वेश्चंस बी और सी में भी आ जाते हैं, इसी तरह बी वाले सी और ए में आ जाते हैं, सी वाले ए और बी में आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन सारे एक ही टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल ज़कात क्वेश्चंस हर एक क्वांटिटेटिव में हर एक कैटेगरीज में पूछी जा सकते हैं। इसी तरह एज क्वेश्चंस, इसी तरह एवरेज क्वेश्चंस, इसी तरह परसेंटेज क्वेश्चंस। तो जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं उन तमाम को ये वीडियो देखनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 75% ऑफ 16। देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंट का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ 100। तो दिस इज 75 डिवाइड बाय 100। ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लिखें, ये आपका हो गया। अच्छा, अब ये देखेंगे 25 के टेबल में दोनों आते हैं। अब इसको 5 टेबल में भी डिवाइड कर सकते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई करके आपके पास वही आंसर आएगा। डायरेक्टली भी आप 25 में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 25 4 ज़र 100, 25 3 ज़र 75। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 75% आपके पास 3/4 के बराबर होता है। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 16। अब देखिए 4 और 16 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो 4 1 ज़र 4 और 4 ज़र 16। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास 12 आ गया। इसका आपके पास आंसर आ गया जी 12। तो 75% ऑफ 16 आपके पास जो आंसर आ गया वो आपके पास 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन बॉट एट 1000 एंड सोल्ड एट 10,000, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। किसी ने कोई चीज़ खरीदी, वो 1000 की खरीदी और उसको फरोख्त कर दी 10,000 में, तो कहता है कि प्रॉफिट कितना है। जैसे अच्छे खासा उसने प्रॉफिट कमाया कि एक चीज़ 1000 में खरीद रहा है और 10,000 में बेच रहा है। ठीक है, तो अब पहले प्रॉफिट कितना है, परसेंट को चलते हैं, प्रॉफिट पहले फाइंड करते हैं। प्रॉफिट क्या है? 10,000 में बेचा है, 1000 में इसने खरीदा था, तो प्रॉफिट 10,000 माइनस 1000 है। ठीक है जी, सोल्ड वैल्यू माइनस बॉट वैल्यू है, तो प्रॉफिट आपके पास 9000 आ गया। ये इसका प्रॉफिट हो गया। उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आप क्या करेंगे कि आपने जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है उसको आप ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड करें। ओरिजिनल क्या वैल्यू थी? 1000 थी। ठीक है जी, जिसमें उसने ख़रीदा था। मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले। ये 30 इसके साथ कट गए। 9 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास 900% आ गया। तो कितनी परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ? वो आपके पास 900% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी इज इक्वल टू 1/8, बी सी इज इक्वल टू 6 एंड ए सी इज इक्वल टू 4, फाइंड ए बी सी। अच्छा, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। ए बी मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए सी। ठीक है, यानी कि 1/8 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लें। अच्छा देखें, इधर आपके पास ए भी 2 दफ़ा आ गया, बी भी 2 दफ़ा आ गया, सी भी 2 दफ़ा आ गया। तो ये आपके पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा 6 4 ज़ा 24 आता है, तो 24 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आपके पास आ गया जी। 24 डिवाइड बाई 8 3 आता है। अब ए बी सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए अंडर रूट ले ले दोनों साइड पे। ए बी सी, ये अंडर रूट लेने के बाद इधर भी अंडर रूट ले ले, इधर भी अंडर रूट ले ले, तो ये आपके पास अंडर रूट 3 आ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से 1.72 आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। अच्छा, अब आपने 32 ये आपके पास है डिवाइड बाय 0.008। अच्छा, जब भी आप डिनोमिनेटर में राइट साइड पे जाएंगे, जितनी प्लेसेस आप राइट साइड पे जाएंगे उधर आपने ऊपर ज़ीरोज़ डालने हैं। अब ये देखें, इधर मेरे पास एक प्लेस हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। मैं 4 प्लेसेस राइट पे जाना चाहता हूँ, तो ऊपर मैं 4 ज़ीरो ऐड करूँगा 32 के साथ। तो ये देखें, मैंने 4 ज़ीरो ऐड कर दिए और मैं इधर आके मेरा डेसिमल पॉइंट इधर आ गया। इधर मेरे पास क्या आ गया? 8 आ गया। 8 पॉइंट समथिंग, 8.0 का मतलब है 8। तो अब आप इसको सॉल्व करें। 8 1 ज़र 8, 8 4 ज़र आपके पास 32 आता है। और ये जो बाकी 4 ज़ीरो है वो भी आप इधर लिख लें। तो इसका आपके पास आंसर आ गया जी 40,000, यानी कि 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 12। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। देखिए, अगर आप हर एक नंबर को 2 से इंक्रीज करते हैं ना, सही है,
तो ओवरऑल एवरेज भी आपका उतना ही इंक्रीज होगा। ठीक है, ये ट्रिक आप जहन में याद रखें। अगर कुछ नंबर्स का एक एवरेज है, जो भी एवरेज है, अब आपसे कहा जाए कि हर एक नंबर वो कुछ इंक्रीज हो गया, तो जितना इंक्रीज हो गया उधर ओवरऑल एवरेज भी उतना ही इंक्रीज होगा। अब इधर एवरेज ऑफ 8 नंबर्स क्या है आपके पास 12। हर एक नंबर जो है उन 8 नंबरों में हर एक नंबर दो दो इंक्रीज हो गया। अब जो न्यू एवरेज होगा वो आपके पास उन 8 नंबर्स का 14 होगा। ठीक है जी, समझ आ गई इसकी। जितना इंक्रीज है हर एक नंबर का, ठीक है, उतने ही आपके पास एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स एज ऑफ सन आफ्टर 12 ईयर्स। वो इधर नहीं है, ठीक है, ये गलत है। आफ्टर 12 ईयर्स फादर एज विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस द एज ऑफ सन। फाइंड एज ऑफ फादर। फादर की एज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस हो ना, आप यहाँ पे आप अपने पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिख लें। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब आप पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आते हैं या प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ आते हैं तो एज इंक्रीज होती है। एज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो वो जाहिर सी बात है आज की एज से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? 3 साल ज़्यादा होगी। ठीक है जी। और अगर मैं आपसे कहूं कि जी पास्ट में 3 साल पहले आपकी क्या एज थी, तो वो आपकी आज की एज से कम होगी। तो पास्ट की एज प्रेजेंट की एज जो है वो उससे ज़्यादा होगी और फ्यूचर की एज उससे ज़्यादा होगी, ये जाहिर सी बात है। अच्छा, अब देखिए ये कह रहा है कि एज ऑफ फादर इज़ 5 टाइम्स एज ऑफ सन। पहले हम करते हैं जी कि एज ऑफ सन को हम एस से डिनोट कर लेते हैं और एज ऑफ फादर को हम एफ से डिनोट कर लेते हैं। आप किसी भी लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम प्रेजेंट ले लेते हैं, ये प्रेजेंट की बात है तो हम इसको प्रेजेंट ले लेते हैं कि एज ऑफ जो आपका सन है उसकी एज एस है। फादर की एज क्या है? वो आपके पास 5s है। ये करंट सिनारियो की बात है। आफ्टर 12 ईयर, 12 ईयर बाद, यानी कि अब किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। आफ्टर 12 ईयर सन की क्या एज होगी? जाहिर सी बात है वो S+12 होगी। फादर की क्या एज होगी? वो 5s+12 हो जाएगी। ठीक है जी। देखिए ना, फादर की प्रेजेंट एज 5s है। 12 साल बाद क्या होगी? 5s+12 हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है? फादर एज विल बी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फादर एज विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ सन। ठीक है जी। ये फादर एज है, ठीक है, और ये आपकी सन एज है। फ्यूचर की बात करें कि आफ्टर 12 ईयर्स बाद जो अबू की एज होगी वो ट्वाइस होगी सन के। तो फ्यूचर में क्या है कि आपके पास जो 5s+12 है वो इक्वल है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स 2s+12 के। ठीक हो गया। तो ये आपके पास 5s+12 इज इक्वल टू 2s+24 हो गया। अच्छा, आप 2s को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 5s-2s हो जाएगा और ये +12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ये आपके पास 3s+12 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। 12 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करें तो 3s इज इक्वल टू 24 माइनस 12, यानी कि 3s इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी 12। अब s को फाइंड करना है, दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास s 12 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, जो कि आपके पास आ जाएगा जी 4। तो सन की प्रेजेंट एज क्या है? s क्या चीज़ थी? s सन की प्रेजेंट एज थी, ये s आपके पास 4 है। ठीक है। अब एज ऑफ फादर, वो प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं कि एज ऑफ फादर कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है? वो 5s है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? वो आपके पास फादर की क्या एज हो जाएगी? 5s है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 20 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास फादर की एज आ गई। अब आप देखें, इससे आप इसको समझ भी सकते हैं। प्रेजेंटली सन की एज 4 साल है, फादर की कितनी है? 20 साल है। ठीक है जी। 12 साल बाद, 12 साल बाद क्या होगा? एज इंक्रीज होगी। सन की एज कितनी हो जाएगी? s+12 यानी 4+12, 12 साल बाद जाहिर सी बात है उसकी एज 16 हो जाएगी। 12 साल बाद फादर एज क्या हो जाएगी? अब अगर 20 है तो जाहिर सी बात है वो आपके पास 32 हो जाएगी। 5s अब 20 के इक्वल है, 5s+12 32। तो ये देखिए 32 और 16 का क्या रिलेशन है?
16 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 32 आता है। तो फादर एज इज देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, देन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज। ठीक है, क्या दिया है हमें कि जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। अब देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको पता भी होगा कि क्या चीज़ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है। ठीक है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपके पास इक्वल है एरिया। अच्छा, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर को मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये जो पार्ट है ना इसको हमने लिख लिया है। अब वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या चीज़ है, अगर उसका एक साइड एस के बराबर है, एरिया एस स्क्वायर है, तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर आपके पास स्क्वायर का क्या है, वो 4s है। तो वो कह रहा है कि L बराबर है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, वो दूसरा क्या कह रहा है कि L बराबर है 4s के, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4s। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आप यहाँ पे 4s पुट करें, इस L की जगह 4s पुट करें, इक्वेशन 1 में पुटिंग करें तो आपके पास 4s मल्टीप्लाई बाई b आ जाएगा s स्क्वायर। अच्छा, ये जो एक s है ना इसके साथ कट जाएगा, s स्क्वायर से मुराद s मल्टीप्लाई बाय s है, तो एक s तो कट गया, तो ये 4b आपके पास आ गया जी s, यानी कि जो b आपके पास है वो s डिवाइड बाय 4 है। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 4 होगा। s क्या है, स्क्वायर का एक साइड है, तो अगर उसको 4 पे डिवाइड करें तो उससे आपके पास ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको समझ आ रही है तो यस कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 4 पाई स्क्वायर मीटर। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल आपको गिवन है जी, एरिया ऑफ सर्कल इज 4 पाई। ठीक है जी, स्क्वायर मीटर उसका यूनिट है। तो ये अब हमें पता है कि एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर की इक्वल है, तो पाई आर स्क्वायर आपके पास 4 पाई है, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर आपके पास 4 आ गया, इम्प्लाइज आर आपके पास 2 आ गया। ठीक है जी, आर आपके पास रेडियस जो है वो 2 मीटर है। अब आपने सरकमफेरेंस फाइंड करना है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितना है, 2 है, हमने फाइंड कर लिया, ये आपके पास 4 पाई आ गया। इसका सरकमफेरेंस भी आपके पास 4 पाई ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन ऑफ 2 3 6 7 8 9 10 11। अच्छा, मीडियन जो है, मीडियन के लिए आप पहले जो सीक्वेंस आपको गिवन हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं, उसके बाद मिड पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अगर वो ऑड नंबर है मिड पॉइंट ले ले, इवन नंबर है तो दो जो मिड पॉइंट वैल्यूज़ हैं उनको ले लें और उनकी एवरेज ले लें। देखिए पहले से रीअरेंज है तो हमने इसका मिड पॉइंट लेना है। ये देखिए हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 नंबर है, यानी कि हमारे पास इवन नंबर्स हैं। तो इनका जो बीच का है वो आपके पास क्या होगा, ये उनका बीच का होगा। ठीक है जी, क्योंकि इस साइड पे भी 3 नंबर्स हो गए, इस साइड पे भी आपके पास 3 नंबर्स हो गए, तो आपने इन दोनों का एवरेज लेना है। 7 + 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि 15 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास 7.5 आ गया। ठीक है जी, ऑड के लिए आसान है, आपका एक ही नंबर डायरेक्टली आपको मीडियन मिल जाता है। इवन के लिए आपके जो बीच के दो नंबर्स है आपने उसका एवरेज लेना है, यानी उनको सम करके डिवाइड बाई 2 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड। अच्छा, मोड सीक्वेंस में वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होता है। अब आप देखें कि यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट है। ठीक है, 87 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है। ठीक है जी, 87। इसके अलावा 84 तो एक दफ़ा ही मुझे नज़र आया है, इसके अलावा कोई भी ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, तो इसका जो मोड है वो क्या है, 87 है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ स्टूडेंट नंबर्स आपको गिवन है, आपसे कहा गया है कि एवरेज फाइंड करो। अब एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल आइटम्स, या जितने भी नंबर्स हैं उनकी तादाद, जिसको हम एन कह लेते हैं, कैपिटल एन। अब देखिए अगर आप इनको जमा करेंगे ना आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा।
और ये आप देखें ये सारे के सारे 100 के बहुत करीब है। और ये नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। ठीक है, ये कितने नंबर्स हैं, ये आपके पास ये 6 नंबर्स है। अच्छा, ये 100 के बहुत करीब है, तो ये 100 से हर एक नंबर जितना कम है उनको आप जल्दी से ऐड कर ले। ठीक है, ये 100 से कितना कम है, 10 कम है, ये 9 कम है, ये 2 कम है, ये 4 कम है और ये 5 कम है। इन सब को आप ऐड कर लें कि ये कितने कितने कम हैं। ये 10 + 9 19, 19 + 2 21, 21 + 4 25, 25 + 5 30। तो ये सारे नंबर जो है मिला के 100 से कम है। अगर ये सारे नंबर यहाँ भी 100 होता, यह भी 100 होता, यह भी 100 होता, तो इनका टोटल 600 होता। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये टोटल 600 से कितने कम है, ये 30 कम है। अब 600 - 30 कितना होता है, लेकिन ना बात को समझने की कोशिश करिए। अगर ये सारे 100 होते, 6 नंबर हैं, तो इनका टोटल, इनका जो सम है वो 600 होता। लेकिन ये 100 से थोड़ा थोड़ा कम है, तो जल्दी से हमने जितने जितने कम थे वो हमने लिख ली और उनको ऐड कर लिया। तो ये सारे नंबर्स मिला के 100 से 30 कम है। इनका जो सम है वो 570 ही होगा। डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर जो कि 6 है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप कन्वेंशन मेथड कर सकते हैं, जो कि 90 + 91 + 98 + 96 + 95 और +100 है, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। आप ये सोचें कि देखिए 6 नंबर्स हैं और 100 के करीब है। अगर ये सारे 100 होते तो टोटल 600 होता। अब ये सारे नंबर्स कुछ ना कुछ 100 से कम हैं। ठीक है, तो ये 5 कम है, ये 4 कम है, ये 2 कम है, ये 9 कम है, ये 10 कम है। तो उन सबको ऐड कर लें कि वो कितने कम है, टोटल 30 कम है। तो 600 से 30 माइनस कर ले, 570 आ जाएगा। अब आप इसको 6 पे डिवाइड करें। ठीक है जी, ये आपके पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, कि जो आपके पास एवरेज आ जाएगी वो 95 आ जाएगी। इस सीक्वेंस का एवरेज 95 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नंबर बिटवीन 100 to 200 इज डिविजिबल बाय 4 and 5। अच्छा, देखिए 4 and 5 बहुत से डिविजिबल है, तो 4 and 5 का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है कि इस केस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है जो कि 20 है। अब आपको कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो 20 पे डिवाइड हो सके। अब इन नंबर में आप देखें कि 20 पे कौन सा डिवाइड हो रहा है, सिर्फ ये जो नंबर है यही 20 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए आपके पास ये जो आंसर है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 21 and 18 बोथ। इसके लिए अगेन आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, 21 और 18 का एलसीएम लेना है। ये दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इधर आपके पास 7 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। फिर आप 7 लिख लें। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है जी, अब आप इनको क्या कर लें, मल्टीप्लाई करें। 3 × 7 × 6। ठीक है जी, 3 × 7 आपके पास 21 आता है, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी, तो ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ये आपके पास 126 आएगा। अच्छा, तो जो नंबर्स भी आपको गिवन हो, जो भी ऑप्शंस गिवन हो, उसमें 126 या मल्टीपल ऑफ 126 यानी कि 252 हो गया। इसी तरह आपके पास इसका जो थर्ड होगा वो क्या होगा, 126 × 3 हमने करना है, तो वो क्या होगा, वो आपके पास 378 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स इसमें जो भी ऑप्शन मौजूद है वो डिविजिबल बाय 21 and 18 बोथ होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, n is directly proportional to m, n is equal to 5, m is equal to 4, find the value of m if n is equal to 4। ठीक है जी, n जो कहता है वो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n is equal to एक कांस्टेंट k और इंटू m। ठीक है, अब देखिए आपको n की वैल्यू गिवन है, n is equal to 5 है और m is equal to आपके पास 4 है। तो यहाँ से हम k निकाल सकते हैं। k क्या हो जाएगा इस केस में, k आपके पास हो जाएगा जी 5/4। ये आपके पास k आ गया जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बीच में कुछ कांस्टेंट होगा, इधर वो कांस्टेंट आपके पास 5/4। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ n इज इक्वल टू 4। तो पहले आप ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम कह लें इक्वेशन 1, इसमें आप पुटिंग कर ले कि ये आपके पास बन जाएगा n इज इक्वल टू 5/4 इंटू m। ठीक है, अब आपको जो भी वैल्यूज गिवन हो, एक वैल्यू गिवन होगी, एक आपने फाइंड करनी है, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5/4 इंटू m में आपको क्या गिवन है कि
m फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है जी। तो ये आपके पास 4 है और आपने क्या फाइंड करना है, आपने m फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये m मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करूँगा कि m आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 5m, ठीक है। तो 16 इज इक्वल टू 5m हो जाएगा। अब दोनों साइड को 5 पे डिवाइड कर लें, यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 16/5, ठीक है, जो कि इक्वल होती है 3.2 के। ये आपके पास m की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ मंसूर इज 4 मोर देन एज ऑफ अहमद, ठीक है, एंड एग्जैक्टली हाफ एज अली। इफ सम ऑफ ऑल एजेस इज 24 फाइंड द एज ऑफ मंसूर, ठीक है। अगेन एज क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको गिवन है कि अच्छा मंसूर की एज को मैं m से डिनोट करता हूँ, अहमद की एज को AH से डिनोट कर लेता हूँ, अली की एज को AL से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। आप किसी भी नंबर से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो पहले जो मंसूर की एज है m इज इक्वल टू वो क्या है, अहमद की एज और 4 ज़्यादा, क्योंकि उसकी मंसूर की एज 4 ज़्यादा है अहमद से, तो अहमद की जो भी होगी मंसूर की इससे 4 ज़्यादा होगी। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। एंड एग्जैक्टली हाफ एज अली, ये किसकी बात कर रहा है, मंसूर की बात कर रहा है। मंसूर की एज आपके पास अली की हाफ भी है, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एजेस, यानी कि मंसूर की एज, अहमद की एज और अली की एज आपके पास 24 के बराबर है। मंसूर की एज, अहमद की एज और अली की एज ये आपके पास बराबर है 24 के, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि आप एज फाइंड करें जी मंसूर की, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात कि यहाँ पे मंसूर की जगह मैं मंसूर लिख लेता हूँ, मंसूर की जगह मैं AH+4 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं AH+4 लिख लेता हूँ और अहमद की एज को ऐसे ही लिख लेता हूँ। और फिर आपके पास अली की एज है, अली की एज क्या है, अगर इससे मैं अली की एज निकालूं तो अली इज इक्वल टू 2m हो जाएगा, ठीक है जी। और 2m किस चीज़ के बराबर है, अगेन 2 इंटू m किस चीज़ के बराबर है, AH+4। ये आपके पास 2AH यानी कि अहमद की एज प्लस 8 हो जाएगी। इधर आप 2AH+8 लिख लें। ये कहता है कि इक्वल है 24 के। अब देखें ये आपके पास 3AH हो गया, क्योंकि 1 2 और बल्कि 4 हो गया, ठीक है। ये आपके पास 4AH हो गया, ठीक है ना, 2 3 एंड 4 और +4 +2 +4 और +8 हो गया, +4 और +8, ये आपके पास इक्वल है 24 के। तो 4AH+12 आपके पास इक्वल है 24 के, यानी कि 4AH, 12 को इस साइड पे शिफ्ट करें, ये माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस 12 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 12। 4AH 12 की इक्वल है, AH किस चीज़ के इक्वल होगा, यानी कि अहमद की जो एज है वो किसकी इक्वल होगी, वो 3 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। दोनों को 4 पे डिवाइड कर लें। तो आपने अहमद की एज फाइंड कर ली है। मंसूर की एज क्या है, अहमद से 4 ज़्यादा, तो 3 + 4, यानी कि मंसूर की एज जो है वो आपके पास 7 ईयर्स आ गई है, ठीक है। हमने मंसूर की एज फाइंड कर ली है। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, देखें अहमद की एज आ चुकी है 3 ईयर्स है, ये देखें ना इस इक्वेशन में अहमद की एज क्या आई है, 3 आई है, मंसूर की क्या आई है, 7 आई है। रह गई अली की एज, तो देखिए जो मंसूर की एज थी वो अली से हाफ थी, यानी कि अली की एज 2 टाइम्स दी मंसूर थी, यानी कि जो अली की एज है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 14 है। 14 क्यों है, क्योंकि 2 टाइम्स मंसूर एज 14 आता है, 2 टाइम्स 7 14 आता है। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करें ये आपके पास 24 ही आता है। ये मैंने वेरिफिकेशन के लिए कर लिया, इसलिए आपके पास ये जो राइट आंसर है कि मंसूर की एज 7 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 9 and 10 व्हाट कुड बी द थर्ड साइड। अच्छा ये बात आप जहन में याद रखें, बल्कि जहन में याद रखने की बजाय आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ साइड्स ऑफ ट्राइंगल के लिहाज से।
रिमेंबर, अगर आपको ट्राइंगल में तीन ही साइड्स होते हैं, वो तो आपको पता है, इसलिए इसको ट्राई एंगल बोलते हैं। तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स ही होंगे, ठीक है। एंगल तीन है, ये तो नहीं हो सकता कि एंगल तीन है और साइड 100 है। तीन एंगल है, ट्राई एंगल है, ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन्स एंगल, तीन एंगल है तो तीन साइड ही होंगे ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब जब जब भी आपको दो साइड्स के लेंथ का पता हो, दो साइड्स के लेंथ का पता हो ट्राइंगल के, जो थर्ड साइड है ना, वो इन दोनों के डिफरेंस से ग्रेटर होगा और इन दोनों के सम से क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर होगा। समझ आइए। लेंथ ऑफ थर्ड साइड जो है, चाहे जो भी ट्राइंगल है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किस चीज़ से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स, ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है जी, इसको लिख लें, नोटबुक निकाल लें, इसको लिख लें, इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स एंड स्मॉलर देन, एंड आ गया, स्मॉलर उससे कम होगा, किस चीज़ से कम होगा, स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स, स्मॉलर देन सम ऑफ अदर टू साइड्स। मैं ज़रा जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, आपने साफ साफ लिखना है और उसको समझना है कि ट्राइंगल का जो थर्ड साइड है वो हमेशा ग्रेटर होता है डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स और स्मॉलर होता है सम ऑफ द अदर टू साइड्स। अब आपको टू साइड्स गिवन है, 9 और 10 है, डिफरेंस क्या है इन दोनों साइड्स का, डिफरेंस है आपके पास 1, क्योंकि 10 माइनस 9 1 आता है। सम क्या है इन दोनों का, सम है जी आपके पास 19। तो आपके पास जो थर्ड साइड होगा वो 1 से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है जी, जो थर्ड साइड होगा वो 1 से हमेशा ग्रेटर होगा और वो 19 से हमेशा स्मॉलर होगा। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने वही वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो कि 1 से ग्रेटर हो और 19 से कम। ठीक है जी। अगर आप थर्ड साइड को x कह लें तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन x बट लेस देन 19। ये जो ऑप्शन है ना, शायद ये ऑप्शन आपको गिवन हो, फिर आपने इस ऑप्शन को टिक करना है। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो है वो स्प्रेड होता रहे। थैंक यू।